हेलो स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ लिया, उसके एप्लीकेशंस पढ़ लिए, इंटरफेरेंस पढ़ लिया। इंटरफेरेंस के रिलेटेड सारी डेरिवेशंस वगैरह आपने देख ली पिछले वीडियो में। नहीं देखा है, अगर यहाँ तक डिफ्रैक्शन से बेटर है, पहले इंटरफेरेंस समझेंगे तो आपको डिफ्रैक्शन और अच्छे से समझ में आए। तो और फिर से अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं मुझे और आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको उनको भी बोलें कि इन वीडियोस के साथ वो बेनिफिटेड हों। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में आज हमने डिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस हैं वो हम करेंगे। ये इंटरफेरेंस की तरह उतना लंबा वीडियो नहीं जाएगा, ये छोटा वीडियो होगा और आराम से जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाफ एन आवर तक ये वाला टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियोस को दोबारा देखिए बार बार, और उसके बाद में फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स डाल सकते हैं, जिनके ऊपर हम बाद में कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक दो चीजें जो है यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद में आपको पता लगेगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, एक एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट है ये। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आ रही है तो क्या हो रहा है कि रास्ते में जाते हुए उसको क्या मिलता है, एक ऑब्स्टेकल मिल जाता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो ऑब्स्टेकल है ना, यहां से लाइट जो आएगी, समझना जरा, यहां से जब लाइट आएगी, अगर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के हिसाब से देखें तो एक्चुअली में इस तरह से लाइट आएगी, है ना। और अगर सपोज करो यहां पर हम एक स्क्रीन ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या होना चाहिए कि यहां से लेके और यहां तक ये हिस्सा आपको डार्क दिखना चाहिए। डार्क क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि यहां पर शेडो आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी शेडो जो है हमें यहां पर दिखाई देनी चाहिए, राइट। लेकिन एक्चुअली में हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में कि जो यहां पर शेडो स्टार्ट होनी चाहिए थी या ये दो उसके एंड होने चाहिए थे, एक्चुअली में ये यहां पर भी है ना, कुछ जो लाइट है यहां पर अंदर वाले हिस्से में, ठीक है, यहां पर भी कुछ लाइट पहुंचती है। मतलब जो एजेस है शेडो के, ठीक है, वो उतने शार्प नहीं है, यानी कि आपके पास इंटेंसिटी जो डार्कनेस है वो बीच में ज्यादा है, कॉर्नर्स पे जैसे ही पहुंचते हैं वो इंटेंसिटी जो है मतलब डार्कनेस की वो कम हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह से भी किया कि अगर जैसे सपोज करो हमारे पास यहां पर सोर्स है, ठीक है, और सोर्स के थोड़ी दूर पे हमने एक छोटी सी स्लिट बना रखी, ठीक है, एक बहुत पतली सी स्लिट है। अब जब यहां से लाइट जा रही है, देखो यहां से जब लाइट यहां पर पहुंचेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होना चाहिए कि यहां से भी लाइट इसी तरह से फैलेगी। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स से लाइट इसी तरह से फैलनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास तो लाइट जब यहां से जा रही थी तो देखो ये हिस्सा हमारे पास पूरी तरह से इल्यूमिनेट होना चाहिए और ये वाले हिस्से हमारे पास डार्क होने चाहिए, बाहर वाले, है ना, ये हमारे पास डार्क होने, ये डार्क होने चाहिए और ये इल्यूमिनेटेड एरिया होना चाहिए। बट फिर से वही चीज यहां पर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो डार्क है, जहां से ये शेडो स्टार्ट होती है वहां पर, ठीक है, वहां पर ये फिर से पूरी तरह से डार्क नहीं है, यानी कि इसकी कुछ लाइट जो है वो इसके कुछ बाहर तक भी जा रही है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को जब अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि फिनोमिना क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज को अगर हम यहां पर आपके लिए रीड आउट करें तो क्या कहता है,
द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल in the path of the light and spreading into the regions of the geometrical shadow is called the diffraction. आप इसको ऑब्स्टेकल भी कह सकते हो, आप यहाँ पर एक चीज भी और भी कह सकते हो, उसको हम अपर्चर कह सकते हैं। अपर्चर का मतलब हो गया ये जो हमने स्मॉल स्लिट यहाँ पर क्रिएट करी है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया कि लाइट जो है अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ये डेविएट होना चाहिए, डेविएट, ठीक है, डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। तो एक्चुअली इसका मतलब मेरे कहने, आप देखो अब यहां से समझो हम क्या कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली में ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लाइट जो है वो अंदर की तरफ भी बेंड कर रही है ना, यानी कि जो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ था उससे ये क्या हो रही है, बेंड कर रही है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि ये जो क्या बोलना चाहिए, जो डिफ्रैक्शन है ना, ये जो डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये वर्ड डिफ्रैक्शन होना चाहिए। ये जो डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छी कब होगी, ज्यादा बेटर कब होगी, जब हमारे पास डायमेंशंस जो हैं ऑब्स्टेकल के, दे आर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो होती है वो कम होती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज भी कम होगा, तो हमें डिफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगी। इसीलिए हम डेली बेसिस पे नॉर्मल केसेस में ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ऑब्स्टेकल हम रियल लाइफ में देखते हैं वो काफी बड़े होते हैं, जिसके कारण ये फिनोमेना हम एक्चुअली में ऑब्जर्व नेचर में इजीली नहीं कर पाते, तो आपको इसका पता नहीं चल पाता, ठीक है। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत समझना हो, एक थोड़ा वेग सा एग्जांपल है जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड, कि अगर मान लो आप किसी भी चीज की शैडो देखोगे ना वॉल पे या कुछ भी करके, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे केसेस में उसके जो शैडोज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल शार्प नहीं है एक्चुअली में, है ना। यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक तरफ बिल्कुल डार्क हो गया, है ना, इधर देखते हैं, एक तरफ बिल्कुल डार्क हो गया जहां पर शैडो बनना चाहिए था और बाकी एकदम ब्राइट है। ये जो कॉर्नर है यहां पर इसकी शार्पनेस जो है, इसकी बाउंड्री जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या आगे, कि डिफ्रैक्शन होती क्यों है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो इसका कॉज जो बताया वो बताया किसने, फ्रेस्नेल ने। तो फ्रेस्नेल ने क्या बोला कि एक्चुअली में जो डिफ्रैक्शन है उसका मेन कॉज क्या है। मेन कॉज है देखो यहां पर कि म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स नॉट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टेकल और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट विच आर अलाउड टू पास थ्रू द अपर्चर। मतलब दोनों केसेस में बताया। अगर जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक अपर्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, यहां हमारे पास सोर्स था, ठीक है, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो आएंगी और वो इस तरह से आगे की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वेवलेट्स हैं जो यहां से निकल रही हैं वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी। तो इंटरफेरेंस में आपको पता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होता है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है वही जो है वो कॉज करता है क्या, डिफ्रैक्शन को। या फिर अगर हम एक ऑब्स्टेकल से समझे, मान लीजिए ये एक ऑब्स्टेकल है, अब क्या हुआ, यहां पर आपके पास सोर्स था, आपकी लाइट जानी चाहिए थी ऐसे और आपकी लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है यहां पर देखो, आप ये समझो कि इस तरह से सपोज करो ये वेव्स आ रही थी, ठीक है। अब यहां पर प्रोड्यूस हुई सेकेंडरी वेवलेट्स, तो वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां भी प्रोड्यूस हुई, यहां भी प्रोड्यूस हुई। अब क्या हो गया, देखो दोनों चीजें समझना, ये जो हमारे पास सोर्स से जो वेवलेट्स वेव फ्रंट आ रही थी और जो सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां पर प्रोड्यूस होती है, उनके बीच में हमारे पास क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कुछ लाइट जो है वो अंदर चली गई। तो जहां पर हमारे पास कि ये पूरा स्क्रीन पे इतना हिस्सा डार्क दिखना चाहिए था, वो परफेक्ट डार्क तो अब कम दिखेगा, ठीक है। ये हिस्सा जो है वो पहले से जो मतलब जो है वो कम
डार्क दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये पूरी शैडो एकदम डार्क ना होकर के कैसी हो जाती है, कॉर्नर्स पे थोड़ी सी ब्लरी कह लो एक तरह से, कि वहां पर कुछ लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कॉज हो गया इंटरफेरेंस। ठीक है, सॉरी, डिफ्रैक्शन का। तो देखो, डिफ्रैक्शन को हम लोग शो करते हैं किस चीज से, एक रेजर ब्लेड एक्सपेरिमेंट होता है। तो रेजर ब्लेड एक्सपेरिमेंट से अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, कि अगर कहता है कि दो रेजर ब्लेड ले लें, रेजर ब्लेड पता है सबको, जो उससे की शेविंग की जाती है, और उनको बिल्कुल बहुत कम गैप के साथ अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, बहुत कम गैप के साथ, ठीक है, एक हमारे पास ये ब्लेड है, ठीक है, और एक हमारे पास ये ब्लेड है। इसलिए लिया है क्योंकि वो उनकी एजेस बहुत शार्प होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर हम लाइट के सोर्स को इसके थ्रू देखेंगे तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा कि उसके अंदर लाइट जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी कि सेंटर में एक ब्राइट होगा, और उसके बाद में इंटेंसिटी जो है वो लाइट की धीरे धीरे कम होती जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, डिफ्रैक्शन जो है वो जो जिस एक्सपेरिमेंट से शो किया जाता है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ठीक है, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट क्या होता है, उसका सेटअप अभी समझेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से वहां पर कैसे इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है। ठीक है, और किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमारा बनता है। ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर, हमें क्या समझना है कि एक्चुअली में क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास किसी भी स्लिट के थ्रू कोई भी एक वेव जो है वो फॉल करती है, जिसकी लाइट वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, और जो हमने स्लिट रखी है वो स्लिट की विड्थ अगर डी है, और डिफ्रैक्शन कब होगा, जब डी जो है इस वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होती है, इसलिए वेवलेंथ जो यहां पर आएगी वो डी और लैम्डा दोनों कंपेरेबल होना चाहिए, उनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, अभी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाएंगे आपको कि कैसे बनता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो कैसे बनेगा। तो हमारे पास ये जो है हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में लाइट देगा। तो हमने क्या किया है कि सपोज करो ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके हम अब क्या करेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे। तो रीजन बताता हूं अभी मैं आपको। तो क्या होगा, जो भी हमारे पास यहां से, ठीक है, लाइट आएगी इस तरह से, ठीक, ये लाइट मान लीजिए इस तरह से यहां पर आएगी, तो हमने क्या किया, इस सोर्स को इस लेंस के कहां पर रख दिया है, उसके फोकस पे लग दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहां के बाद जो आपको लाइट मिलेगी, ठीक है, यहां के बाद जो आपको लाइट मिल जाएगी वो पैरेलल मिलेगी, है ना, पैरेलल मिलेगी। तो यहां से इस तरह से आपको पैरेलल लाइट जो है वो मिल गई है। अब पैरेलल लाइट मिलने का मतलब एक्चुअली में क्या है, यहां पर कि हमें एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो यहां पर मिल गई है ना। ये एक प्लेन वेव फ्रंट, इसका कुछ भी नाम हम ए बी रख देते हैं, या फिर ऐसे करते हैं कि हम इसका नाम जो है वो मान लो W1 W2 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लिट का नाम ये भी रखना है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ने क्या किया कि इसके आगे, ठीक है, इस बीम को हम एक स्लिट के थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, तो स्लिट के थ्रू पास कराते हैं। तो अब जैसे क्या किया कि एक्चुअली में स्लिट क्या होती है कि आपके पास सपोज करो ये एक मान लीजिए कि कोई हमारे पास जगह हमने, तो हम यहाँ पर एक स्लिट क्रिएट करते हैं। देखो वो कैसे होगी वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने एक स्लिट क्रिएट करनी है इस तरह से, और मैंने ये बीच का हिस्सा मैं इसको स्लिट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, देख लेंगे इसको। तो ये हिस्सा जो है ना मैंने बीच में से हटा दिया है, तो जिससे कि ये स्लिट का काम करेगी। ठीक है, अब जब यहां से लाइट फॉल करेगी, यहां से चलेगी, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक स्क्रीन कहीं पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, एक
थोड़े डिस्टेंस पे जाके एक स्क्रीन क्रिएट करी, ठीक है, ये मैंने स्क्रीन बना दी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्क्रीन। अब क्या हुआ देखो, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी, है ना, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी जो हर डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, जो हर डायरेक्शन में जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है कि उन वेवलेट्स को स्क्रीन पे फोकस करने के लिए हमने यहां पर बीच में एक और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो प्लेस कर दिया है, जिससे कि वो एक ही जगह पर सारी की सारी वेवलेट्स जो है वो फोकस हो जाए। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि यहां से जो वेवलेट्स ऐसे आ रही, जो बिल्कुल सीधा जाएंगी, जो किसी भी और एंगल पे नहीं जा रही बल्कि सिर्फ सीधा जा रही हैं, तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर हम बिल्कुल इस हिट के सेंटर पे एक पॉइंट ले लें यहां पर ओ, तो सेकेंडरी वेवलेट्स अगर सपोज करो ये एंड पॉइंट्स ए और बी हैं स्लिट्स के, तो यहां से जो भी यहां पहुंचेंगी, ठीक है, इस पॉइंट से यहां पहुंची, ठीक है, और इस पॉइंट से जो यहां पहुंची, ठीक है, वो सेम फेज में पहुंचेंगी, सेम टाइम पे पहुंचेंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर आपको मिल गया सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो आपको सबसे मैक्सिमम जो है वो मिलेगी, ठीक है। अब अगर सपोज करो हम चाहते हैं कि किसी और पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो उन पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि एक वो वेवलेट्स देते हैं जो कि किसी एक पॉइंट पी पे मिल रही है। तो हमने सपोज करो ये लिया है, ठीक है, और उसी तरह से मैंने क्या किया, इसके पैरेलल इस तरह से ये जो है यहां पर जा रही है, ठीक है, सपोज करते हैं, तो इस तरह से वो जा रही है। अब हमने क्या किया, लेंस को थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिगर के हिसाब से, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा किया मैंने। तो अब ये सारी की सारी मान लो इस पी पॉइंट पे फोकस हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन सारी को यहां पर पी पॉइंट पे जो है वो फोकस कर दिया, राइट। अब ये इस तरह से जा रही थी, ये जा रही है मान लो किसी एंगल पे। अब आपको सपोज करो जिस एंगल पे जा रही है वो एंगल, चाहे यहां दिखा दो, ये थीटा है बेसिकली, है ना, थीटा एंगल पे ये जो है वो जो वेवलेट्स जा रही थी वो पी पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गई, ठीक। अब हमें ये देखना है कि पी पॉइंट किस कंडीशन में मैक्सिमम और किस कंडीशन में मिनिमम दे। अब आपको एक बात बहुत क्लियर है क्या, कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस और बी से लेके पी तक का डिस्टेंस अगर ऑब्जर्व करें तो बीपी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एपी, है ना। तो इसका मतलब दोनों के अंदर क्या आ गया, एक पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वो पाथ डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं यहां से, ठीक है, एक यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस तरह से एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर मान लो इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एन दे दूं, तो जो पाथ डिफरेंस हुआ वो इस वैल्यू के बराबर अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, क्योंकि आगे जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, क्योंकि एंगल जो बनेंगे वो इतने बड़े नहीं बनेंगे, वो स्मॉल एंगल्स, ठीक। तो ये डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस बीपी माइनस एपी आया वो एक्चुअली में बी एन के इक्वल आया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस की विड्थ जो है, यानी कि अगर ए बी की विड्थ जो है वो अगर हम डी ले रहे हैं, है ना, तो उस केस में देखो, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो आपके लिए क्लियर होगा कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब आप जब हम ये पाथ डिफरेंस बी एन को कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एन कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखो, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर बी एन अपॉन, अगर ये लेंथ ए बी ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस बी एन आ गया वो किसके इक्वल हो गया, ए बी की विड्थ हमने कितनी ली है, डी, तो वो डी साइन थीटा के इक्वल आ गई। तो अब हम इसी पाथ डिफरेंस को यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि पी पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा, ठीक है। देखो यहां पर समझते हैं कि पोजीशंस निकालेंगे, पोजीशंस ऑफ
सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। देखो डिफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल के बाद में जो भी मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा उसको सेकेंडरी के नाम से ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी मिनिमा के बारे में बात समझे। अब सेकेंडरी मिनिमा को समझने के लिए ये बोला गया कि एक्चुअली में जो हमारे पास ए और बी से पी पे पहुंच रही थी वेवलेट्स, ठीक है, उनका जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आया था वो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था किसके इक्वल, डी साइन थीटा। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये बी एन जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के इक्वल हो, ठीक है, तो क्या होगा। देखो ये एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं यहाँ पर, जो आपको डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज करो, हमने बहुत सिंपल वे में यहाँ पर बनाना है कि ये मान लो ये पॉइंट पी था, ठीक है, और ए से भी पी पे सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रही हैं, बी से भी पी पे सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रही हैं, और हर पॉइंट से पहुंच रही हैं। एक्चुअली हर पॉइंट से पी पे सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रही है ना, हमने एंड पॉइंट सिर्फ कंसीडर किए। अब देखो अब क्या होगा, अगर ए और बी के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट हम सी ले लेते हैं, ठीक है, तो आप नोट करो कि ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगी और सी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे पास सी से है ना सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है और बी से निकल रही है, तो उनके लिए पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से आप एक चीज और भी समझो कि अगर हम ए और सी के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट जरूर आएगा जिसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि आपके पास सारी सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहां पर पहुंचेंगी, अगर पूरे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उनके अंदर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा। इसका मतलब समझो आप कि अगर एक हमारे पास ये वेव चल रही है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ लैम्डा बाई 2 है, तो दूसरी जो वेव्स आएंगी वो इस तरह से जाएंगी। अब क्या हो गया, ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण पी पे कोई भी लाइट पहुंचेगी नहीं, वहां पर मिनिमा बनी। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से हमें क्या पता लगा, पी जो है वो मिनिमम का पॉइंट जहां पर सेकेंडरी मिनिमा बनेगा वो हो जाएगा। तो सेम चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा की बजाय 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, ठीक है, या 4 लैम्डा हो, तब भी हमें पी पे जो है वो सेकेंडरी मिनिमा ही मिलेगा। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आपको सिंपल सी बात है, पाथ डिफरेंस लैम्डा लेना है, ठीक है। हमने क्या क्या चीज यहां पर देखी है कि जो पाथ डिफरेंस है ना बिटवीन ए एंड सी, उसी तरह से पाथ डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी। बेसिकली ए एंड सी मतलब बेसिकली वो हम वेवलेट्स की बात कर रहे हैं, जो वहां से वेवलेट्स निकल, ठीक है। और उसी तरह से क्या ले रहे हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन क्या सेकेंडरी वेवलेट्स from any point between A and C and C and B, है ना, बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो बताया है, ये तीनों इक्वल आएंगे। किसके इक्वल आएंगे, लैम्डा बाय 2 के इक्वल आएंगे। अभी आपको समझाया कि इसमें हमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो हमें क्या पता लगा, वहां पर इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम हो गई, तो वहां पर पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी मिनिमा क्रिएट हो। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि यहां पर दिस इज ट्रू फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा एंड सो ऑन, फॉर एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग अ सेकेंडरी मिनिमा। तो आपके पास कंडीशन क्या बन रही है यहां पर, वो कंडीशन ये बन रही है कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, वो n लैम्डा के इक्वल होगा, और n की वैल्यू आप 1 2 3 एंड सो ऑन रखोगे। तो आपके पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू d साइन थीटा थी, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। दिस कैन बी टेकन एज कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा
और समझते हैं कि अगर इसको मैं n लैम्डा बाई डी लूं तो मैं यहां पर साइन थीटा की जगह पर थीटा n लूंगा, n लैम्डा डी बाई डी। ये क्या हो गया कि बेसिकली n तो हो गया nth सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, कितने में नंबर पे बन रहा है, और ये हो गया उस टाइम पे एंगल कितना है ना, एंगल ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। बात समझ में आ रही है? तो आप इजीली फिर किसी भी प्रॉब्लम को इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हो जो आपके सामने आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। तो हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा को समझ लेते हैं। इस केस में भी ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया था bn जो कि d साइन थीटा था, ठीक है, एक कंडीशन लेते हैं कि अगर सपोज करो ये पाथ डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्या होगा, अब देखो वही पुरानी बात को समझते हैं कि अगर मैं पूरे a और b के बीच में 3 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दूं और आपके पास ये पॉइंट P था, सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पहुंच रही हैं, यहां पहुंच रही हैं, इस तरह से यहां पहुंच रही है और इसी तरह से B से भी पहुंच, ठीक है। अब आपके पास देखो जैसे हमने पिछले वाले केस में एक्सप्लेन किया था कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स, अगर देखो ये टोटल पाथ डिफरेंस सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम A एंड B, पाथ डिफरेंस कितना बताया 3 लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। अगर मैं इनको यहां पर लेता हूं तो हर एक के लिए ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया, ठीक है, तो तभी 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। जो ये दो पोर्शन है पहले वाले, तो बिल्कुल पहले की तरह पिछले केस में मिनिमा के केस में जैसे किया था, इस पोर्शन की वजह से तो वहां लाइट नहीं पहुंचेगी क्योंकि यहां तो बन गया आपके पास क्या, ये तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि P पॉइंट पे लाइट तो पहुंच रही है लेकिन लाइट सिर्फ इस रीजन की वजह से या इन सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से पहुंच रही है। तो यहां पर एक सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट तो हुआ लेकिन नॉट एज ब्राइट एज सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जब हम इसको देखेंगे कि जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमम से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो इंटेंसिटी होगी ब्राइटनेस की वो कम होती चली जाएगी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो सेम वे वी कैन एक्सप्लेन फॉर इसके लिए कि अगर ये पाथ डिफरेंस जो है वो 5 लैम्डा बाई 2 है या 7 लैम्डा बाई 2 है एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कंडीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस है d साइन थीटा वो किसके इक्वल आना चाहिए, अब ये आना चाहिए 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2, यही आ रहा है ना। आप n की वैल्यू को जब आप 1 2 3 पुट करोगे तो लैम्डा जो है वो पाथ डिफरेंस जो है, सॉरी, यही वैल्यूज जो है वो लेता रहेगा, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 और 7 लैम्डा। क्लियर है? तो इन पोजीशंस पे क्या बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने पोजीशंस कैलकुलेट करी किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की और सेकेंडरी मिनिमा की डिफ्रैक्शन पैटर्न में। देखो यहां पर भी आप ये चीज यूज कर सकते हो कि अगर मैं साइन थीटा एन लूं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय डी, है ना। तो इसमें हमें वही पहले की तरह पर n जो है वो पोजीशन आ जाएगी सेकेंडरी मैक्सिमा की और थीटा n जो हो जाएगा वो आपके पास एंगल हो जाएगा उस मैक्सिमा वाली पोजीशन के, तो हम कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है? तो ये हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पोजीशंस हमने कैलकुलेट करी सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की, ठीक है। तो हमें देखो ये समझ में आया कि एक्चुअली में सपोज करो ये हमारे पास स्क्रीन थी और ये वो सेंट्रल पॉइंट था जहां पर सेंट्रल मैक्स बन रहा था, ठीक है। तो आप देखोगे क्या कि यहां पर जो इंटेंसिटी आ रही है लाइट की वो मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमम था, ठीक है, मैक्सिमम था। उसके बाद में ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हो गया दोनों तरफ, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा,
ठीक है, इधर भी हो गया, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दोनों तरफ ही बनेगा। तो उसके बाद में देखा कि ये इंटेंसिटी जो, क्या हमने देखा कि इंटेंसिटी जो हो रही है वो कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, ऐसे ही दोनों तरफ हो रहा है। ठीक है, इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। मतलब ये इंटेंसिटी जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमम से दूर जाएंगे वो कम होती जाएगी। अगर हम सोचें यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है, तो फर्क देखो कितना होता है, यहाँ आई नॉट बाय 21 या 22 होता है कुछ, या आई नॉट बाय 66 होता है, यानी इंटेंसिटी डिक्रीजेस वेरी फास्ट। क्लियर है? तो ये ग्राफ भी आपके पास आ जाएगा, इसके बीच में इंटेंसिटी वर्सेस इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। एक चीज अब हम और कर सकते हैं, देखो इससे रिलेटेड, वो है विड्थ। इसकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ अब हम फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो क्या किया हमने, सपोज करते हैं, आप देखो अभी हमने पहले जैसे ये पैटर्न किया था, सेंट्रल मैक्सिमम का जो विड्थ आ गया है ना, वो कितना है, इस डिस्टेंस का डबल कर सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, मान लीजिए हमारे पास ये वेव्स आ रही थी, यहां पर जो पहुंच रही थी वो थीटा एंगल पे पहुंच रही थी। ठीक है, सपोज करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास y हो जाता है। तो अगर हम y निकाल लें, है ना, अगर हम y निकाल लें, ठीक है, तो आपके पास इसका डबल कर देंगे तो विड्थ आ जाएगी। कैपिटल D मैंने यहां पर ले लिया, ये क्या है, ये एक तरह से डिस्टेंस ले लिया बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D आ गया। अब हमने बड़ा सिंपल सा काम क्या करना है, देखो इसी डायग्राम से ही हमें चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम दो चीजें लगाते हैं, क्या क्या, एक चीज तो हम यहां पर लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, नियरली थीटा कर दे, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, तो वो किसके इक्वल हो गया, y बाई डी के इक्वल हो गया। ठीक है, दूसरा आप नोट करो, अगर हम एक और चीज देखें, यहां पर क्या था, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया कि अगर हम फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा लें, आपका फॉर्मूला क्या था सेकेंडरी मिनिमा के लिए, कि डी साइन थीटा जो है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है, यही निकाला था। यहां पर हमारे पास एन की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो आपके पास डी साइन थीटा जो है वो लैम्डा के इक्वल आ गया, साइन थीटा लैम्डा बाय डी के इक्वल आ गया। ठीक है, विच कैन बी नियरली टेकन एज थीटा। तो इसका मतलब आपके पास थीटा जो है एक तो लैम्डा बाय डी हो गया, और थीटा एक जो है वो हमारे पास वाई बाय डी हो गया, है ना, दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने वाई बाय डी भी ले लिया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब वाई कैलकुलेट करना है, तो वाई किसके इक्वल हो गया, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी, है ना। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अब अगर मुझे विड्थ निकालनी होगी, है ना, रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी नाउ ट्वाइस ऑफ वाई। ठीक है, विच इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाय, विड्थ को हम बीटा से ही दिखाते हैं इन जनरल। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया विड्थ ऑफ द सेकेंडरी। ठीक है, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर है? तो अब देखो हम फाइनली यहां पर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, कि हमने दोनों फिनोमिना पढ़ लिया, अब उन दोनों का डिफरेंस, तो क्या क्या डिफरेंस है वो चेक करते हैं। तो देखो, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, है ना, यही किया था कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट आती है वहां सुपरपोजिशन होता है, तो उस केस में हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। और जब हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन जो है प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, है ना, यही हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम ध्यान दें, यहां पर क्या है कि हमारे पास ऑल द ब्राइट बैंड्स आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, लेकिन यहां पर ऑल द ब्राइट्स आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। फिर यहां पर थर्ड क्या है, ऑल बैंड्स आर ऑफ जनरली जीरो इंटेंसिटी, है ना, एंड अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट बैंड। राइट, ये हमने पता था, डार्क इज परफेक्टली डार्क, ब्राइट इज परफेक्टली ब्राइट। बट यहां पर क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा जो है वो कभी भी 100% जीरो नहीं मिलेगा, यानी एग्जैक्टली जीरो नहीं मिलेगा, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ लाइट जो है
वो आपको जाती हुई दिखाई देगी ही, इसीलिए इसको डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए वहां पर पुअर कंट्रास्ट है बिटवीन डार्क एंड ब्राइट बैंड फ्रिंजेस। और नेक्स्ट जो है फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। और यहां पर नेवर सेम, यहां पर देखो जनरली ये सेम ही होती है, हमने मैथमेटिकली इसको डिराइव भी किया है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। कुछ परसेंट 2% 3% कुछ उसमें चेंजेस आ सकते हैं, वेरी रेयरली, लेकिन यहां पर तो कभी भी सेम होगा ही नहीं। मैंने आपको जब इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया था तो आपको दिखाया था कि जब हम सेंट्रल ब्राइट से जा रहे हैं तो वो फिर और कम इस तरह से इंटेंसिटी भी कम हो रही है और विड्थ भी कम हो रही है दोनों, ठीक है। वो आपने चेक किया, ठीक है बच्चों। ये अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों कंपेयर कर लिया हमने यहां पर, और डिफ्रैक्शन का पोर्शन भी यहां पर हम फिनिश कर, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा डिफ्रैक्शन जो है वो भी फिनिश हो जाता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट में मुझे मेंशन करिए, उसको हम किसी तरह से रेक्टिफाई करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो मेरी ये वीडियोस, सो दैट सब बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा ही बनाऊं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को बेनिफिट हो और सब लोगों को बेनिफिट हो, राइट। तो मिलेंगे बेटा अब नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर के बारे में, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन विल बी द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी